हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी और हमारी सीरीज चल रही है आईबीपीएस सीएएफ के लिए, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए हर रोज लेके आते हैं। वीडियोस अपलोड होती रहती है चैनल पे। तो उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल एग्रीकल्चर। इसी जनरल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल पे जाके उसे चेक करें। बाकी आज हम और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो starting with the first question says Jaya, a high yielding variety developed in India which out yielded both its parents, was a cross between. So Jaya variety was a variety of rice that was developed during ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे एक ड्वार्फ वेराइटी ये डेवलप की गई थी बाय क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये इसके पेरेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है। सो आंसर इज TN1 एंड T141। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। जया वेराइटी वाज नोन एज मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। एंड वर्ड के लिए मिरेकल राइस इज 1IR8, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जनरली ऐसे वैरायटी वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इसी में रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो नई वैरायटीज टेस्ट की गई हैं IRI की तरफ से। दोज आर पूसा, नरेंद्र, काला नमक वैरायटीज, ओके। काला नमक राइस वेराइटीज हैं एंड दीज आर 1638 एंड 1652, ओके। 1638 एंड 1652 पूसा, नरेंद्र, काला नमक राइस वेराइटीज हैव बीन टेस्टेड बाय IRI। अगर आपको पता होगा कि ये जो काला नमक राइस है ये बेसिकली यूपी में ग्रो किया जाता है और वहाँ के लिए इसे GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस राइस, यू कैन से। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है एंड ऑल्सो इट हैज़ एंथोसाइन इन इट। अब इन्होंने ये जो न्यू वेराइटीज डेवलप की हैं ये हैं ड्वार्फ वेराइटीज। बेसिकली जो ट्रेडिशनल हम ग्रो करते थे काला नमक राइस की जो वेराइटीज ट्रेडिशनल वेराइटीज थी उनमें लॉजिंग की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। दे वर टॉल वेराइटीज, इनमें लॉजिंग की प्रॉब्लम होती थी। सो इसलिए IRI ने नई डेवलप करी हैं। दीज आर दी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस, ओके। दीज कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, it says which of the following statement is incorrect about plowing. So plowing we know कि it is a mechanical manipulation of soil। तो इसमें आपको statements दिए गए हैं। मैं साइड हट जाती हूँ so that you can see all the statements। आप 2 मिनट पॉज करके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं इसको जल्दी से पढ़ देती हूँ। सो ठीक है। सो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। व्हेन फील्ड इज प्लोड सॉइल पोरोसिटी इज इंक्रीज्ड, ओके। सो इट कैन नॉट बी इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। टिलेज ऑपरेशन इंक्रीजेस द BD इज बल्क डेंसिटी। इस पे अभी हम आते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इट इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ओके, इट इज राइट। टिलेज डिक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट this one is wrong. Now bulk density क्या होती है? Bulk density we know density is basically mass per unit volume, right? So bulk density भी क्या होती है? Mass और you can say weight of the soil solids upon volume of soil. So volume of soil में इसमें दोनों ही होते हैं, like volume of soil solids भी होता है and volume of pore spaces भी होता है। तो जब हम plowing करते हैं we know कि उसमें क्या होता है? Porosity बढ़ जाती है, ठीक है। जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल होता है तो उसमें पोरोसिटी जो होती है, जो माइक्रो या मैक्रोपोर्स होते हैं सॉइल में, उनकी जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर जो बल्क डेंसिटी होता है, सिंस वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो सॉइल का पोर स्पेस है वो बढ़ गया है तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड देयरफॉर बल्क डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। And moving on to the question number 3, the question number 3 says weeds whose seeds are difficult to separate from crop seeds after contamination are called.
सो वीड्स का हमने देखा है कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन होता है ऑन डिफरेंट बेसिस। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन से ऐसे वीड्स होते हैं, मतलब उसकी ऐसी कैटेगरी कौन सी होती है, कौन सी कैटेगरी ऑफ वीड्स हैं जो कि it is difficult to separate from the crop seeds. Once they are mixed with the crop seeds, it's difficult to separate them out. Okay, so is it obligate weed, facultative weed, objectionable weed, absolute weed or relative weed? So answer इसका क्या है? Objectionable weed. Okay, objectionable weeds are the weeds जिनकी सीड्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। हम और भी जो ऑप्शंस है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट वीड्स क्या होते हैं? Obligate weeds are the ones which grow only on the cultivated land. Cultivated land जहाँ पर हम crops grow करते हैं उसी land area में ये obligate weeds grow करते हैं, ठीक है। ये wild में grow नहीं करते। Whereas facultative weeds are the ones जो कि cultivated land as well as wild में भी दोनों ही जगह grow कर जाते हैं। Then objectionable weed is already told you. Okay, absolute weeds are the ones जो कि विच आर द वीड्स इन इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम और स्पेस। मतलब ये वीड ही रहेगा वेदर ये अगर आपके कहीं कल्टिवेटेड एरिया में है या फिर कहीं वाइल्ड में है, ये हमेशा एब्सोल्यूट वीड ही रहेगा, मतलब कि इसका कोई भी यूज नहीं होता है। Whereas relative weeds are the ones, तब ये दोनों ना सेम कैटेगराइजेशन जब होता है तो इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वीड एंड रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड्स क्या होते हैं? ये रिलेटिव टर्म्स में होता है। लाइक अगर कोई एरिया है, कोई कल्टिवेटेड एरिया है, कोई फील्ड है जहाँ पर कि हम सारे राइस ग्रो कर रहे हैं, अब बीच में अगर कोई वीट, ओके, वीट गेहूं वाला वीट, अगर वीट का प्लांट वहां पर ग्रो करने लगा, सो दैट वुड बी कॉल्ड रिलेटिव वीट। मतलब कि हम राइस ग्रो कर रहे थे बट बीच में एक यू कैन से कि ऑफ टाइप हो गया है, लाइक जो क्रॉप ग्रो करनी थी वो क्रॉप के अलावा कोई दूसरी क्रॉप आके वहां पर ग्रो करने लगेगी, तो उसको हम वीड कहते हैं, ठीक है। दैट इज द रिलेटिव वीड। ओके, एंड ऑब्जेक्शनेबल वीड के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे ये आप देख सकते हो, दिस लुक्स लाइक मस्टर्ड सीड्स ना, बट दीज आर द सीड्स ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना। सो आर्जिमोन मैक्सिकाना के जब सीड्स मस्टर्ड सीड्स के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम आउट, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीड। एक और होता है वीट का, जो वीट होता है, वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीड इज Convolvulus arvensis. Then moving on to question number 4, that says the term canola refers to oil from Brassica napus and Brassica campestris containing. So canola एक ग्रुप था, that was a group of varieties that was developed, okay, उनमें these characteristics were developed and these were developed from Brassica napus and Brassica campestris, जो species होती हैं उससे ही डेवलप की गई थी। तो इसमें आपको आंसर देना है, इसका आंसर इज less than 2% erucic acid and less than 30 micromole of aliphatic glucosinolates। ये जो you can say property है that was there in canola varieties। ये पर ग्राम ऑफ सॉइल होता है, ठीक, सॉरी, पर ग्राम ऑफ ऑयल, पर ग्राम ऑफ ऑयल में लेस देन 2% erucic acid and less than 30 micromole of glucosinolate should be present. Then coming to question number 5, it says that fertilizer is not recommended in potato crop. So potato crops is one of the solanaceous crops and solanaceous crops में हमें पता है कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिकमेंडेड इन दी सोलनेशियस क्रॉप। सो इसमें क्लोरीन कौन से वाले फर्टिलाइजर में होता है? दैट इज MOP। MOP इज म्यूरेट ऑफ पोटैश एंड केमिकली इट इज KCl। ओके, केमिकली इट इज KCl। तो जो क्लोरीन है वो पोटैटो क्रॉप में हम नहीं डालते हैं, बिकॉज क्या होता है, इसके जो स्टार्च की फॉर्मेशन होती है दैट इज हैम्पर्ड ड्यू टू द क्लोरीन। ऑल्सो टोबैको में भी हम नहीं डालते हैं,
टोबैको, इफ यू हैव सीन, टोबैको की क्रॉप में भी हम एमओपी या क्लोरीन वाले जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी भी बर्निंग क्वालिटी एंड अदर जो क्वालिटीज होती है इसके लीफ की, दोज आर लाइक हैम्पर्ड, और यू कैन से कि इनहिबिट करता है ये इसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। Then coming on to question number 6. Question number 6 says the Brix value of sugarcane juice gives an estimate of. तो शुगर केन में हमें पता है कि उसकी जो मेच्योरिटी होती है, दैट मीन्स कि कब वो इतना मेच्योर हो गया है कि उसे हार्वेस्ट किया जाए, उसके कुछ इंडिसेस होते हैं, ठीक है। सो उसमें ही एक होती है ब्रिक्स वैल्यू। वैसे तो देयर आर डिफरेंट इंडिकेशंस। फर्स्ट इज the glucose percentage. The glucose percentage in the matured cane should be less than 0.5%. ठीक है, ये फेलिंग टेस्ट से हम मेजर करते हैं। 0.5% से कम होना चाहिए। देन वी हैव उसमें जो मिडल वाला पोर्शन है उसमें मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। व्हेन यू हिट इट, इट शुड गिव अ मेटेलिक साउंड। उससे हमें पता चलता है कि वेदर द cane is ready for harvest or not. And the third one is the Brix value. Brix value में क्या करते हैं हम, जो शुगर केन का जूस होता है, that we take an hand refractometer. If you can see in the picture, there it is a hand refractometer. इसमें थोड़ा सा जूस हम डालते हैं एंड उसमें से हम Brix value चेक करते हैं। Brix value बेसिकली क्या चेक करता है, टोटल सॉल्युबल शुगर जो होता है जूस में, उसको ये मेजर करता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है हमें कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ब्रिक्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए शुगर केन की, ठीक है। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ब्लैक सॉइल which are found in the area of Maharashtra, Gujarat, MP have dominant clay mineral. Which dominant clay mineral is present there? See, ब्लैक सॉइल पे ना हर साल किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन मार्क इन ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चंस। ओके, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, बिकॉज बेसिकली इसमें कॉटन हम ग्रो करते हैं। देन क्वेश्चन से भी आप कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो कि यहाँ ये कहाँ पर ग्रो की मतलब कहाँ पर दिस इज फाउंड, दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी वाला जो एरिया है वहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल मेनली जो है फाइंड की जाती है। देन इसमें श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज आर देयर। ओके, सो इस पे क्या पूछा गया आपको कि कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट है। सो इट इज मोंटमोरिनो-नाइट जो क्ले होता है दैट इज डोमिनेंट इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्स यू, ये लंबा सा आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बाद में भी पॉज करके वीडियो। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इट इज आस्किंग अबाउट कि कौन सी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में है। So global biodiversity hotspots are the areas which are rich in biodiversity. मतलब वहाँ पर diverse type के organisms पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली 4 हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा वाला is one of the biodiversity hotspot. Okay, so answer is Western Ghats. Western Ghats is one of the 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और कौन कौन से हैं इंडिया में? वन इज हिमालयाज, जो यहाँ से जाते हैं, इस वाले एरियाज में भी थोड़ा बहुत हिमालयाज है, वो और कंट्रीज में भी आता है, ठीक है। सो यहाँ पर हिमालयाज आर द फर्स्ट वन। देन वी हैव द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न रीजन। देन वी हैव द इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन भी मेनली और कंट्रीज में आता है। इंडिया में इसका थोड़ा सा पोर्शन दैट इज गैगेंटिक प्लेन वाला जो एरिया है दैट कम्स अंडर द इंडो बर्मा रीजन। एंड द फोर्थ वन इज द सुंडालैंड। सुंडालैंड इंडिया में कहाँ पर है, मतलब मेनली तो और कंट्रीज में है। इंडिया में जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है देयर इज सुंडालैंड, वो सुंडालैंड में कवर किया जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स।
Okay, then question number 9. Question number 9 says, as per third advanced estimate of area and production of horticultural crops. So recently horticultural crops का third advanced estimate आ गया है, ठीक है. उसमें उससे ही question आया है कि total horticultural production in India कितना है. So the answer is it is 342.33 million tons जो है इसका total production है, and जो total area है that is 28.08 million hectare is under horticultural production. Okay, then moving on to question number 10. Question number 10 says the recently approved variety of DMH variety, that is DMH11, which is the first GM, that is genetically modified food crop. So ये है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. ओके, तो मस्टर्ड की नई वेराइटी रिलीज हुई है, दैट इज द फर्स्ट GM फूड क्रॉप. सी, फर्स्ट GM क्रॉप इन इंडिया वाज BT कॉटन. फर्स्ट GM food crop is this DMH11 और ये recently अप्रूव की गई है. So this can be one of the important question in your exam. इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो किस चीज के लिए टॉलरेंट है. सो इट इज टॉलरेंट टू हर्बिसाइड. ठीक है, इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है. अगर आपको जानना है कि एक्चुअली क्या क्या इसमें प्रोसीजर कैसे डेवलपमेंट हुआ है एंड किस चीज़ के लिए ये टॉलरेंट है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इसके डिटेल्स जानने के लिए. ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे. if you want to judge your preparation till now, you can go to our website और वहाँ पर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है. फ्री मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन दिस साइट. If you like the video, then hit the like button. If you haven't subscribed it yet, go and subscribe. Thank you and have a nice day ahead.